दोस्तों नमस्कार, परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। और आज है 28 जून 2020। कल 27 जून का नहीं आ पाया था करंट अफेयर्स, लेकिन चूंकि आज रविवार है तो 27 जून 28 जून अर्थात आज को सम्मिलित करते हुए पूरे सप्ताह भर का 22 तारीख से आज तक का करंट अफेयर्स पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी क्यों चर्चा में आए? क्योंकि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर की जो नई सूची आई है उसमें दुनिया के ये 9वें सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए हैं। इसके पहले 17वें सबसे बड़े अमीर आदमी 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, अर्थात टॉप 10 पे पहुंच गए हैं ये। लैरी पेज कौन है? गूगल के संस्थापक। सर्जे ब्रिन और लैरी पेज दोनों गूगल के संस्थापक थे। लैरी पेज ये 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं और लैरी पेज के ऊपर मुकेश अंबानी अब आ गए हैं, तो ये उपलब्धि है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी, यूएनओ की थीम जो थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग और घर में योग। वहीं भारत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो थीम दी गई, घर में योग, परिवार संग योग, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ये इंडिया की थीम थी। तो दोनों थीम आपको तैयार रखना है। क्लारा एंड द सन, क्लारा एंड सन ये क्या है? पुस्तक है। किसकी? काजुओ इशिगुरो की नई पुस्तक है, नया उपन्यास है। काजुओ इशिगुरो ये नोबेल पुरस्कार साहित्य का इनको 2018 का मिला हुआ था, तो 2017 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था साहित्य का। अभी क्लारा एंड द सन इनका नया उपन्यास है, 2021 में इसका विमोचन होगा। ठीक है। एशियाई विकास बैंक के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एशियाई क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में मुख्यतः विकास कार्यों के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। जापान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जापान ने इसमें महत्वपूर्ण कोशिशें की थी। अंततः इस कोशिश को अंजाम तक ले जाया गया 19 दिसंबर 1966 को, जब एशियाई विकास बैंक की स्थापना हो गई। कुल 31 सदस्य देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। भारत भी उन संस्थापक सदस्य देशों में शामिल था। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। और जापान का ही जो व्यक्ति होता है वो अध्यक्षता करता है इसकी। वर्तमान में 49 जो देश हैं इसमें एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के हैं, जबकि 19 बाहरी सदस्य राष्ट्र भी हैं। यूरोपीय और अमेरिकी जो कंट्रीज़ हैं, अन्य जो क्षेत्र के रीजन्स के जो देश हैं, 19 बाहरी सदस्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हैं। 2019 में जो सबसे नया राष्ट्र इसमें आया, सम्मिलित हुआ, वो है न्यू। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है। तो अब कुल 49 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ और 19 बाहरी सदस्य राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं एडीबी में, एशियाई विकास बैंक में। तो विश्व बैंक के तर्ज पर भारित वोटित प्रणाली का ये प्रयोग करता है, अर्थात विश्व बैंक में जिस तरह जिसका जितना पूंजी योगदान रहता है उसी अनुसार उसका उतना भार रहता है, उतना उसमें प्रतिनिधित्व रहता है। तो इस आधार पर यूएसए और जापान दोनों पहले स्थान पे हैं भारित वोट प्रणाली के नज़रिए से। कहाँ पर? एडीबी में। इनका जो है पहला स्थान है, यूएसए और जापान का। अभी हाल ही में भारत और एडीबी, हालांकि ये पुरानी योजना थी, अर्थात पुराना ये समझौता था भारत और एडीबी में, $206 मिलियन का। किस लिए? तमिलनाडु में जलापूर्ति के लिए। हाल ही में इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बातचीत शुरू हो गई है, तो इसलिए यह चर्चा में आया, इसीलिए हमने आपको एडीबी के बारे में बताया था। 23 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इसमें किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान था पियरे द कुबर्तिन का था, जो कि फ्रांस के एक व्यापारी थे और खेल में काफ़ी रुचि लेते थे। इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी, आईओसी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने या लॉजेन, कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में।
1894 में जब इसकी स्थापना हुई तो 1896 से ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, उनकी शुरुआत हो जाती है। हालांकि पहले भी ग्रीस में, यूनान में ये खेल खेला जाता था। ओलंपिया नामक पर्वत है, उसी के नाम पे इसका नाम ओलंपिक पड़ा था, लेकिन बाद में बंद हो गया था। अंततः आधुनिक खेलों की जो शुरुआत हुई आईओसी की स्थापना के बाद 1896 में हुई थी। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में 3 बार इसको रद्द कर दिया गया था। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक रद्द हुआ कोरोना वायरस के चलते। अब ये 2021 में होगा, टोक्यो, जापान की राजधानी में। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बॉक हैं। नरेंद्र बत्रा, इनको हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, इसलिए चर्चा में आए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही नरेंद्र बत्रा इस समय वर्तमान में IOA, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं। IOA की स्थापना दोस्तों 1924 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और IOC के ये सदस्य भी हैं। ये IOC के सदस्य भी 2019 में नियुक्त हुए और हाल ही में ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं, जो कि ओलंपिक खेलों से जुड़े जो आयोजन हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को तमाम जो है सुझाव ये पेश करता है। तो महत्वपूर्ण चैनल आयोग होता है, उसके सदस्य ये बनाए गए हैं, तो बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन 2020, ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की ये पहली रिपोर्ट है इस तरह की, इस नाम की। इसमें ये बताया गया, जो 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। पहली बात कि 1 बिलियन बच्चे प्रतिवर्ष शारीरिक, यौन तथा मानसिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। अर्थात हिंसा प्रभावित बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष कितनी है? 1 बिलियन बच्चे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लगभग सभी देशों में कानून है। लगभग कितने? विश्व के 88% देशों में कानून है, लेकिन आधे से भी कम राष्ट्र अर्थात केवल 47% राष्ट्र उन्हें दृढ़ता से लागू करते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बातें रहीं, याद रखिएगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके, जिसको कहा जाता है, हाल ही में चर्चा में है। तो खेल मंत्रालय द्वारा भारत के 8 राज्यों, ये 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, इसमें असम शामिल नहीं है और इसी तरह का देगा, असम एक ऑप्शन रख देगा, 3 ऑप्शन इसमें से उठाकर रख देगा, बोलेगा कौन शामिल नहीं है, तो असम उसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो मैं राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं के केंद्र की खेलो इंडिया जो अभियान भारत सरकार का है उसके तहत स्थापित की जाएगी, ताकि ओलंपिक खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा पदक हासिल करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसको हासिल किया जा सके। तो ये 8 राज्यों में किसके की स्थापना? हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में पहला ऐसा किसके खोला गया। राजनाथ सिंह की बात करें तो क्यों चर्चा में आए? क्योंकि मास्को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पे 22 से 24 जून पर रवाना हुए। द्वितीय विश्व युद्ध विजय की 75वीं वर्षगांठ, जो कि विजय दिवस के रूप में रूस मनाता है, उसके अवसर पर आयोजित होने वाले 24 जून 2020 के विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर गए थे। 24 जून के बारे में हमने आपको बताया था, 1564 24 जून को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। रानी दुर्गावती, जो कि गोंडवाना की रानी थी, उनका बलिदान इस दिन हुआ था। उस दिन ये शहीद हुई थी अकबर की सेना से लड़ते हुए। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये पूछा जा सकता है 1564 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 में इसका वर्णन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। उसके 6 महत्वपूर्ण अंग जो आधारभूत अंग हैं, उनमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एकमात्र ऐसा अंग है जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है, अमेरिका से बाहर है। कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। तो 18 अप्रैल
1946 पे इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 15 कुल न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कि निर्वाचन सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा होता है। इन 15 न्यायाधीशों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष न्यायाधीशों के द्वारा ही चुने जाते हैं, न्यायाधीशों के द्वारा ही चुनाव होता है इनका। कोई भी निर्णय लेने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है, ठीक है, 9 न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है। लेकिन उस निर्णय से प्रभावित देश का जो सदस्य होगा न्यायाधीश, वो उसमें शामिल नहीं होगा, ये इसकी शर्त है। जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता अगर देखी जाए तो उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए, अपने देश के उच्च न्यायिक पद पर हो या उच्च न्यायिक पद पर आसीन होने योग्य हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञाता हो, अच्छा ज्ञाता हो, और चौथा सदस्य राष्ट्रों द्वारा उसको प्रस्तावित, उसके नाम का प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ शर्तें हैं कि एक समय में एक देश से अधिकतम केवल 2 न्यायाधीश हो सकते हैं। अगर ऐसा न किया जाता तो सारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही अपने USA ही अपने न्यायाधीश बैठा देता। तो इसलिए केवल एक देश से अधिकतम 2 न्यायाधीश हो सकते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं इसके, वो प्रति 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 मतलब 15/3, 5 सदस्य इसके प्रति 3 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, और पुनर्निर्वाचन 5 सदस्यों का प्रति 3 वर्ष में होता है। लेकिन ये पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होते हैं, इनका पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। कोरोनिल अभी हाल ही में चर्चा में आई, पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव के द्वारा इसको कोरोना की दवा, विश्व की पहली दवा घोषित किया गया। हालांकि बाद में अभी इस पे विवाद चल रहा है काफ़ी, कई जगह इनके खिलाफ FIR वगैरह भी हो गया है। हालांकि क्या बातें हैं, आयुष मंत्रालय और जो मेडिकल काउंसिल है भारत की, वो अब डिसाइड करेगी इस पे क्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया, 25 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और विश्व विटिलिगो दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस दोस्तों IMO के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, उसके द्वारा वर्ष 2011 से मनाया जाता है। इसके लिए IMO ने वर्ष 2010 में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये UNO का एक विशिष्ट निकाय है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन में है। विश्व विटिलिगो दिवस, विटिलिगो क्या है, इसको सफ़ेद दाग के रूप में भी जानते हैं, जिसको अक्सर फूल कहा जाता है। अगर सफ़ेद दाग जो आपका है, ये चूँकि मेलानिन की कमी के कारण होता है, मेलानिन जो तत्व है उसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसके कारण ये विटिलिगो रोग हो जाता है। ल्यूकोडर्मा भी इसको बोलते हैं। अगर पूरी तरह सफ़ेद हो जाए, तो अगर ये धब्बों की जगह जब शरीर पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है, तो उसको विटिलिगो न करके उसको हम क्या कहते हैं, रंगहीनता या एल्बिनिज़म कहते हैं। तो एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। ये भी मेलानिन की कमी से होता है, लेकिन अंतर यह है कि रंगहीनता का कारण स्पष्ट है, इसका कारण है आनुवंशिकता, जबकि विटिलिगो ये आनुवंशिकता के साथ अन्य कारणों के लिए, चाहे जैसे वायरल तनाव आदि कारणों के मेल से यह रोग उत्पन्न होता है। तो लगभग सेम प्रकार का ये दोनों रोग हैं। तो विश्व विटिलिगो दिवस, ल्यूकोडर्मा, इसका अभी तक इलाज और इसका कारण क्या होता है ये अभी तक अज्ञात है दोस्तों। इस पे रिसर्च चल रहे हैं। कुछ समय पहले DRDO ने एक दवा इसके लिए विकसित की थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित वो नहीं हो पाई है। कुछ एक डॉक्टर हैं जो इसका इलाज, शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन वो दावा कितना सही होता है और कितने मरीजों से सही होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। विश्व में 1 से 2% लोग इससे प्रभावित होते हैं विटिलिगो से, और भारत में इसकी संख्या ज़्यादा है, 8% से भी ज़्यादा लोग भारत में इससे प्रभावित होते हैं। तो 2009, 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी। माइकल जैक्सन भी विटिलिगो रोग से प्रभावित थे। तो इनकी मृत्यु के याद में 25 जून 2011 से विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये अमीश त्रिपाठी की नई पुस्तक है। अमीश त्रिपाठी ने एक कालजयी पुस्तक लिखी थी, मेलुहा के मृत्युंजय। वो कालजयी पुस्तक उनकी मानी जाती है। अब नई पुस्तक इनकी आई, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। H1B और L ये वीज़ा है, इसको 31 दिसंबर 2020 तक USA ने निलंबित कर दिया है। तो कार्य परमिट वीज़ा होता है अस्थायी जो कर्मकार होते हैं उनके लिए, विशेषकर भारत के ज़्यादा हैं, इसलिए भारत के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बेइदू क्या है दोस्तों, तो चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि अमेरिका के GPS सिस्टम को टक्कर देने के लिए चीन ने बनाया है। इसका अंतिम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो बेइदू पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। ये हमने बताया था कि अमेरिका के कौन कौन से वीज़ा किस लिए होते हैं, पूछा जा सकता है। APO के एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स का हुआ था उसमें पूछा गया था। E1, E2, E3, E श्रेणी के जो वीज़ा होते हैं संधि व्यापारी और निवेशकों के लिए होते हैं। F1, F2, F3 ये जो वीज़ा होते हैं F श्रेणी के छात्रों हेतु होते हैं। G1 या G श्रेणी के जो वीज़ा होते हैं G1, G2, G3, G4, G5 ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, उनके परिवार, बच्चे और कर्मचारियों के लिए होते हैं। GT जो वीज़ा होता है ये अस्थायी आगंतुकों के लिए होते हैं, खुशी वीज़ा भी इसको बोलते हैं, घूमने टहलने वाला। H1B, H1B1, L ये सभी जो हैं ये अस्थायी कर्मचारियों के लिए, अस्थायी प्रशिक्षार्थियों के लिए व उनके परिवार वालों के लिए जारी किए जाते हैं। इसी को हाल ही में निलंबित किया गया है, ठीक है ना। H1B और L वीज़ा को निलंबित किया गया है। 26 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। 1988 से इसको मनाया जा रहा है। UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया और 1988 से इसको मनाया जाता है। क्यों? नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। ध्रुव क्या है, तो IIT बॉम्बे द्वारा विकसित एक स्वदेशी रिसीवर चिप है जो कि नेविगेशन डिवाइसों और मोबाइल हेतु बनाया गया है। इसको नेविगेशन डिवाइस और मोबाइलों में लगाया जाएगा ताकि ये पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सके, सहयोग कर सके। ध्रुव IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित एक स्वदेशी रिसीवर चिप है। कुशीनगर एयरपोर्ट दोस्तों ये क्यों चर्चा में है, ये कुशीनगर आप जानते हैं यहीं पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की। तो ये महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है इसलिए। इन स्पेस क्या है, तो कैबिनेट ने, जो केंद्रीय कैबिनेट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के गठन की घोषणा की है। ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस की स्थापना की गई है। CGSSD क्या है दोस्तों, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट, ये MSC मंत्रालय संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा 20,000 करोड़ का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा CGSSD के माध्यम से। आपको पता है कि MSME मंत्रालय अर्थात इसके मंत्री कौन है, प्रभारी मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। फैक्ट कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको बताया था कि सिपरी के अनुसार जनवरी 2020 में जो सिपरी का आंकड़ा आया, दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादक देश कौन है, उत्पादक देश, पहले स्थान पे USA, दूसरे स्थान पे चाइना। तो चाइना अब दूसरे स्थान पहुंच गया है रूस को पिछाड़ करके। तो रूस फ्रांस दोनों पीछे हो गए, अब चाइना दूसरे स्थान पे आ गया है USA के बाद सबसे बड़े हथियार उत्पादक देशों में। और सबसे बड़े हथियार निर्यातक में सऊदी अरब पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत है। 27 और 28 जून के करंट अफेयर्स। क्लेयर कॉनर ये क्यों चर्चा में, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है। MCC मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष ये बनेंगी, इसलिए चर्चा में ही। तो इतने वर्षों के, लगभग 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनेगी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की। स्विस बैंक दोस्तों ये क्यों चर्चा में आया, वर्ष 2019 के अंत तक ब्रिटेन जो है स्विस बैंक में पैसा जमा करने वालों में पहले स्थान पे है।
और भारत जो है 3 स्थान पिछले बार से अर्थात 2018 की तुलना में 3 स्थान खसक कर कैसे स्थान पहुंच गया है, 77वें स्थान पे पहुंच गया है। तो धन जमा के मामले में जो स्विस बैंक है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, जो उसमें ब्रिटेन पहले स्थान पे और भारत 77वें स्थान पे है। तो भारत बहुत पीछे है इस हिसाब से देखा जाए तो। फीफा महिला विश्व कप दोस्तों ये 2019 में फ्रांस में हुआ था, आपको पता है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2023 में कहाँ होगा इसकी घोषणा हो गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप का मेज़बानी करेंगे। लॉस एंजल्स ये क्यों चर्चा में आया, यहाँ पर भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोल दिया गया है, लॉस एंजल्स USA अमेरिका में। तो ये प्रश्न एक वन लाइनर बन सकता है। गोधन न्याय योजना दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए आवारा पशुओं की समस्या को हल करने की एक योजना है गोधन न्याय योजना। तो ये पूछेगा छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रोड टू टोक्यो ये क्या है दोस्तों, तो विश्व एथलेटिक्स परिषद द्वारा लॉन्च एक ऑनलाइन उपकरण है टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए। विश्व एथलेटिक परिषद के द्वारा लॉन्च। टोक्यो ओलंपिक कब होगा, पहले 2020 में होना था, लेकिन अब ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में होगा। ठीक है, कोरोना के कारण इसको 2020 से हटाकर 2021 में कर दिया गया है। मी टू ये हैशटैग मी टू एक पुस्तक है, किसकी, कर्णपुरी की पुस्तक है, पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश ये क्यों चर्चा में आया, तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार विजेता है हिमाचल प्रदेश, इसलिए ये चर्चा में आया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।